आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप मुद्दा भटका रहे हैं। पहली प्राथमिकता शिक्षा पर चर्चा करनी चाहिए थी, कुछ सुझाव देने चाहिए थे, उसके बजाय आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप आप पर। देखिए, इस बिल के अंदर क्या विपक्ष से कभी भी बिल को पहले इतने दिन से काम चल रहा था, क्या बिल रातों रात तो बना नहीं? क्या सांसदों को बिल इनको 2 दिन 3 दिन पहले नहीं देना चाहिए था? एक दिन पहले बिल दिया और तमाम जो खामियां एजुकेशन सिस्टम की हैं वो तमाम सांसदों ने एक एक करके क्रमवार उठाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब इनकी नीयत ठीक नहीं है तो नीति ठीक नहीं हो सकती, बिल ठीक नहीं हो सकता। और अगर बिल ठीक भी होगा तो उसको इंप्लीमेंट करने वाले अगर बीजेपी और आरएसएस के सब लोग होंगे, उस बिल में एक लाइन ये भी होनी चाहिए थी कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के साथ बीजेपी और आरएसएस के लोग भर्ती नहीं होंगे, बैकडोर से भर्ती नहीं होंगे, कैपेबल लोगों को भर्ती कैसे किया जाएगा उसका भी कोई प्रोविजन होना चाहिए था। एनटीए को भंग करने की बात कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उठा रही है। एनटीए को भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक चपरासी तक को अकाउंटेबल नहीं फिक्स किया है, क्यों नहीं किया है? आप केवल एनटीए और इनोवेटिव व्यू 2 कंपनियां हैं, ये एक एनजीओ है एनटीए और इनोवेटिव व्यू कंपनी है नोएडा में, जिसके पास पूरा जिम्मा है किस चीज का? पेपर के ट्रांसपोर्टेशन का, पेपर बायोमेट्रिक का, इन दोनों का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2024 में भी यही दोनों कंपनियां थी, 26 में भी यही थी, इन्हीं से पेपर लीक होता है ना। 24 में सीबीआई वही बात तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुद्दे आलोक जी वही बात तो वो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, वही आरोप तो बीजेपी लगा रही कि जो मुद्दे अभी आप इस चर्चा में रख रहे हैं वही मुद्दे संसद में रखते, लेकिन वहां पर तो चर्चा पैलेट गन पर चली गई। नहीं, देखिए पैलेट गन भी कहने का उनका मतलब वो है कि जो बिल पर चर्चा थी वो तो हुई नहीं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को आज जिस तरह से नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष हंगामा करता है किसी बिल के ऊपर, आज सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा था। सत्ता पक्ष के तमाम लोग बोल रहे थे। एलओपी के बोलने के समय पे किरण रिजिजू जी बार बार बोल रहे थे और उनको बार बार टोक रहे थे, और अंत में जब सदन स्थगित किया गया तो किरण रिजिजू जी के कहने पर किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये डिसीजन स्पीकर का होता है। किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसे संसद नहीं चल सकती है और तुरंत वहां पर स्पीकर साहब ने कहा चलो कल तक के लिए स्थगित कर देते। जवाब दीजिए। अरे भाई, स्पीकर निर्णय लेगा, हमारे लिए पैलेट गन भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल विपक्ष ये कहने की कोशिश। साहिल जी देखिए, साहिल जी पूरा डिबेट दिखा दिए जब तक राहुल गांधी जी बोल रहे थे। कितनी बार उनसे कहा गया कि आप चर्चे में आइए, इस बिल पे बात कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, इस बिल पे बात कीजिए। एक बार नहीं, स्पीकर साहब ने 7 बार कहा उनको, 7 बार एक डिबेट में आधे घंटे के अंदर 7 बार, और हर बार वो डिबेट से भटक रहे थे। ये डिस्कशन किसमें था? मैं पूछता हूं, डिस्कशन इसलिए था कि लोगों को गुमराह करना, बच्चे को उस्काना या मिसलीड करना। यह पूरा मुद्दा जो है वो मिसलीड करने का काम कर रहे थे। मुद्दा था बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना, लेकिन ये तो अपनी भविष्य चमकाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी पूरी नियत अपनी भविष्य बनाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। बच्चे के तो अभी तक नहीं पता चला, बच्चों का रेफरेंस किस लिए दिया कि इडियट बोला? बच्चे ने अपने बच्चे ने बताया कि इस तरह क्या होता है, उनको इडियट कहा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए 2 बात कहना चाहता हूं साहिल जी, बस 2 सेकंड बोलना चाहता हूं साहिल जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज ये सुनहरा मौका था। इनके जितने पाप थे, जितने पुराने पेपर लीक के पाप थे, उनको कम से कम आज धोने का काम कर सकते थे, ये कह के कि एक ऐसे मजबूत बिल में हम भी योगदान देंगे, हम भी सुझाव देंगे और एक मजबूत बिल पारित करने में हम सहयोग देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है आलोक शर्मा जी, दरअसल बीजेपी पूछ रही है कि कहा किसने। देखिए, मैं कहता हूं 2012 में हमने एक प्रपोजल हम लेकर आए कि जिस तरह यूपीएससी एसएससी है, सीबीएसई है, इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। 2014 में हमारी सरकार चली गई, ये 2013 के शुरू की बात है। इक्का दुक्का पेपर आउट होता था, उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी लेते हैं। हमारी सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, लेकिन एक बार भी सदन में, संसद में, विधानसभाओं में विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाया। अब दूसरी बात ये आती है कि 2014 में इनकी सरकार आ गई, 2014 से लेकर 17 तक ये पूरे बिल के ऊपर कुंडली मारकर बैठे रहे और इन्होंने कोई भी अकाउंटेबल संस्था ऐसी नहीं बनाई जो यूपीएससी और सीबीएसई की तरह से हो, जिसका गठन संसद से किया जाए।
इन्होंने व्यापम घोटाले जैसी साहिल एक भाई, एनटीए जरा संस्था बना इनसे दी ये बात और पूछिए ना व्यापम घोटाले जैसी कि संस्था में इनके- सारे इनके भाजपाइयों को पार्टी के घुसा दिया पूर्व इन्होंने और प्रधानमंत्री ये कांड पे कांड होते आशुतोष। रहे। राजीव गांधी जी ने कब हम बोला पूछ रहे था हैं, कि इस बिल के पेपर अंदर लीक ठीक है। कानून जांच एजेंसी का क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के बीच में, चूंकि ये आंदोलन के बाद ये बिल यहां पर आया हुआ है, वरना जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, मानसून सत्र जब शुरू हुआ था, एक मिनट सैयद जफर इस्लाम जी, एक मिनट आशुतोष जी, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, यानी मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तब तो ये सारे मुद्दे थे ही नहीं। सदन में चर्चा किस बात की होनी है, इस बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी थी। विपक्ष के मुद्दे भी तय थे। विपक्ष का कहना था पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष ने कहा था राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाएंगे, सरकार की तरफ से कहा गया था कि वंदे मातरम वाला बिल लाया जाएगा, जजेस की संख्या बढ़ाने का बिल लाया जाएगा, हो सकता है कि डिलिमिटेशन का बिल दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए, वो सारी चर्चाएं चल रही थी। ये बिल तो आया इसी के वजह से क्योंकि सीजेपी का वहां पर आंदोलन हुआ है। ऐसे में अब इस पूरी चर्चा के मूल में, यानी सेंटर में, कहीं ना कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज जिस तरीके से वो सीजेपी के आंदोलन पर हुआ है, क्या आपको लगता है कि यह चर्चा होनी चाहिए थी? और आज सदन के भीतर ना गृह मंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, हालांकि यह बिल सरकार की तरफ से ये कहकर पेश किया गया कि एक बहुत बड़ी बात सरकार की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए साहिल, मुझे इस बात की उम्मीद थी कि जब परीक्षा बिल के ऊपर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री जी भी वहां मौजूद होंगे और गृह मंत्री जी भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं देख के निराश हुआ कि ना तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे ना ही गृह मंत्री मौजूद थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मौजूदगी इस वजह से थी क्योंकि वो इस बिल को लेकर गंभीर नहीं थे, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे वाकई में निराशा हुई पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैंने इस संसद के अंदर तमाम ऐसे बड़े बड़े बिल देखे जहां प्रधानमंत्री पूरे समय तक बैठे रहते हैं और पूरी डिबेट को सुनते हैं और उसके बाद नोट्स भी लेते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही नहीं मौजूद थे, दोनों दिन नहीं मौजूद थे, तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मैं दो तीन बातें बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। मुझे लग रहा था कि इस पूरी बातचीत, इस पूरी बहस में शिक्षा को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उसमें कोई चर्चा मैंने देखी नहीं, ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से देखी, ना मैंने विपक्ष की तरफ से वो चर्चा देखी जो गंभीरता के साथ होनी चाहिए। क्योंकि कुछ गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इस बात को लेकर यह कि 2013-14 और बल्कि इस देश के अंदर एक टारगेट रखा गया कि 6% का एजुकेशन बजट होना चाहिए था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 2013-14 में हमारा एजुकेशन बजट 4.6% का था, एजुकेशन बजट टोटल बजट का। 2025-26 में यह बजट घट के हो गया 2.6%, यानी तकरीबन 2% का शिक्षा के बजट कम हुआ। यह क्यों कम हुआ, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सरकार को सवाल के जवाब देने चाहिए कि बजाय आप 2% बढ़ाने के, 1.5% बढ़ाने के, 6% करने के, यह घटकर 2.6% क्यों हुआ शिक्षा का बजट। दूसरा प्रश्न यह है कि मनमोहन सिंह के जमाने में 23 पेपर लीक्स हुए थे 10 साल के अंतर्गत, 23, और यह सब गूगल पे अवेलेबल है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो पिछले 12 सालों में इसकी संख्या बढ़ गई है 89, 23 से बढ़ के 89। और जब यह बिल आया, जब यह बिल बनाया गया राधाकृष्णन कमीशन के साथ साथ जब बिल बना, उसके बाद दिसंबर 2024 से लेकर 2026 तक 13, यानी संख्या और बढ़ गई तेजी के साथ। यानी जब आप बिल बना रहे हैं, जब आप कमीशन बना रहे हैं, उसके बाद भी ये जो प्रेस पेपर लीक रुक नहीं रहे, बल्कि और तेजी इसमें आ गई है। अब यह प्रश्न है, अगर सरकार गंभीर है, अगर विपक्ष गंभीर है, तो यह क्यों ऐसा हो रहा है? और जो असली सवाल है, जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से पूछा जाना चाहिए, जो आपने भी सवाल पूछा कि भाई पैलेट गन, जम्मू कश्मीर के बाद पहली बार इस देश के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल देश की राजधानी में हुआ है, और कोई यह बताने को तैयार नहीं कि दरअसल इस पैलेट गन का ऑथराइजेशन किसने किया। क्या वो आरएएफ के कमांडर ने किया, कमांडेंट ने किया, क्या वो डीसीपी ने किया, क्या मजिस्ट्रेट ने किया? आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी हुई कि बैकडेट से एंट्री की गई, 20 तारीख को चला, 22 तारीख को उसमें पुलिस में डायरी में डाला गया कि 1:26 पे कि भाई ये हुआ, डीसीपी के कहने पे, और डीसीपी ने अपने टॉप बॉस को बताया है कि जहां चलने की बात की गई वहां तो मैं हुई नहीं, मैं तो था ही नहीं वहां पर। डीसीपी तो कह रहे हैं कि मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं वहां पे था ही नहीं। तो सवाल यह है कि सरकार डिसोन, और जब अगर ये सवाल अगर गृह मंत्री से पूछा जाता है तो गलत सवाल तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधे केंद्रीय मंत्रालय देखता है उसको, तो गृह मंत्री को जवाब देना है। मेरा तो इस बिल पर और कानून पर भी सवाल है आशुतोष, मेरा तो इस बिल और कानून पर भी सवाल है। 2024 में जो कानून बनाया गया था, एंटी पेपर लीक कानून पहली बार बना था 2024 में, और ये कहकर बनाया गया था कि हम डिटरेंट चाहते हैं कि कोई अगर इस तरीके से पेपर लीक करने की कोशिश करेगा तो उनके लिए डिटरेंट साबित हो।
2025 में पेपर लीक की संख्या बढ़कर हो जाती है 15, 2024 में पेपर लीक हुए थे 12, 2025 में पेपर लीक होते हैं 15, यानी डिटरेंस के बजाय 3 पेपर लीक ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ कानून से डिटरेंस होता है क्या, यह एक अलग सवाल होगा। लेकिन सैयद जफर इस्लाम सबसे पहले, आशुतोष ने सही सवाल उठाया, ना विपक्ष ना सरकार, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करने चाहिए उस पर किसी ने बात नहीं की। सब अपनी पीठ थपथपाते रहे, सियासी चाल खेलते रहे। आशुतोष दरअसल ये कहना चाहते हैं, पहले सैयद जफर इस्लाम और फिर मुझे विक्रम सिंह जी के पास भी जाना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बिल। साहिल जी, साहिल जी कुछ दिनों पहले एक लेख लिखा था सोनिया गांधी जी ने किसी पेपर पे, उसमें उन्होंने सुझाव दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं, 1986 की बात पे है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था पेपर लीक पे कानून आना चाहिए। आप बताइए सरकार उनकी कितने सालों तक रही, कोई कानून लाया, कोई सुधार किया, कोई सुधार करने की मंशा दिखाई, कोई चिंता की? आज ये लेख लिख के आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? अगर किसी सरकार ने कोशिश की तो हमारी सरकार ने, मैं मानता हूं कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन सदन के पटल पे वही तो चिंता करनी थी कि हम उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर आपस में जो भी सुझाव है देंगे, ताकि एक मजबूत कानून देश के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या योगदान मिला है ऑपोजिशन का? कोई योगदान नहीं। बार बार जो है उनके जो डिबेट कहीं और भटकते रहे, किसी और उस पूरे डिबेट पे उनका फोकस रहा, आशुतोष बिल को डिस्कस नहीं किया, आपको जवाब देना कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार को डालने की कोशिश। कटघरे में डालिए ना, मैं कहां मना करता हूं, लेकिन क्या ये पटल था, ये समय था सरकार को निशाना बनाने के बजाय ये छात्रों के बारे में, छात्रों के साथ धोखा किया लोगों ने, पहले उसके कंधे पर रख के अपने राजनीति चमकाई, और जब मौका मिला उनके सुधार के लिए तो नहीं ये किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छा होता अगर जफर इमाम सवाल का जवाब देते, पूरी जनता देखी, और छात्र के छात्र जो है वो कहीं ना कहीं इनको अब और क्रिटिसाइज करेंगे। ऑपोजिशन ने अपना धर्म नहीं निभाया। देखा जाएगा कौन किसको क्रिटिसाइज करता है, ये देखा जाएगा। 20 तारीख से जो आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें हिली है। आशुतोष, ठीक है साहिल, अगर ये अच्छा होता कि जफर साहब इस सवाल का जवाब देते कि भाई 4.6% जो एजुकेशन बजट था वो घट के 2.6% क्यों हुआ, और 23 से बढ़ के संख्या 89 क्यों हुई, और कानून बनने के बाद नहीं एक मिनट जफर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बजट क्या हो गया बताइए? जफर साहब प्लीज, 2014 में और अभी का देखिए, एब्सोल्यूट अमाउंट में देखिए तो कितनी बढ़ोतरी हुई, जरा देख लीजिए। जफर साहब आप बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं, बता रहा हूं कि आप संजीदा प्रवक्ता हैं, मेरी बात सुनिए, उसके बाद है। जवाब दीजिएगा ना। आप संजीदा प्रवक्ता, आप दूसरे प्रवक्ताओं के तरीके से बिहेव मत करिए जो आके गाली गलौज करते टीवी चैनल पे। मैं तो बुनियादी तौर पर जो नीलेकनी कमीशन बना है मैं इसके खिलाफ हूं। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं कि जो राधाकृष्णन कमीशन बना था उसने 101 रिकमेंडेशंस दी थी।